तो आजकल एक नया चलन शुरू हो गया है। आज के भारत में अगर एक बेरोजगार युवा सड़क पर उतरकर अपना रोजगार मांग ले या एक किसान अपनी फसल का सही दाम मांग ले, तो सत्ता में बैठे लोग और उनका आईटी सेल उस पर तुरंत देशद्रोही एंटी नेशनल का ठप्पा लगा देते हैं। वो आपसे कहते हैं कि तुम देश की छवि खराब कर रहे हो, तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो। एक शिक्षक के नाते आपको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नजरिए से राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का असली मतलब समझाता हूँ। जो लोग आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उन्हें डॉक्टर अंबेडकर का वो ऐतिहासिक बयान पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने बहुत ही गर्व के साथ छाती ठोक करके कहा था, मैं प्रथम भी भारतीय हूं और अंततः भी भारतीय हूं। आई एम एन इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, बाबा साहेब का राष्ट्रवाद सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने या डीपी बदलने तक सीमित नहीं था। उनकी नज़र में राष्ट्र, नेशन का मतलब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा, कुछ पहाड़ या नदियां नहीं थी। उन्होंने कहा था कि जब तक इस देश के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए भाईचारा नहीं है, जब तक एक जाति दूसरी जाति से नफरत करती है, जब तक अमीर और गरीब के बीच इतनी बड़ी खाई है, तब तक हम सिर्फ एक भौगोलिक इकाई, जियोग्राफिकल एंटिटी है। हम अंदर से एक राष्ट्र नहीं बने हैं। आजकल जो लोग व्हाट्सएप पर हिंदू मुस्लिम के नफरती मैसेज भेजकर खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी समझते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप अपनी ही जमीन पर अपनी ही देश के किसानों के रास्ते में कीले बिछाना और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ना राष्ट्रवाद है? क्या देश के लाखों सरकारी पद खाली रखना और देश के युवाओं को रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देना राष्ट्रवाद है? क्या सरकारी स्कूलों और संस्थाओं को बर्बाद करके उन्हें प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच देना राष्ट्रवाद है? नहीं मेरे भाइयों, यह राष्ट्रवाद नहीं है। यह देश के भविष्य के साथ और इस देश के युवाओं के साथ गद्दारी है। असली राष्ट्रवाद वो था जो डॉक्टर अंबेडकर ने सिखाया था। असली राष्ट्रवाद ये है कि इस देश के आखिरी पायदान पर खड़े उस गरीब, उस दलित, उस पिछड़े और उस आदिवासी के बच्चे को वही उच्च शिक्षा मिले जो एक अमीर के बच्चे को मिलती है। असली राष्ट्रवाद यह है कि जब कोई सरकार संविधान के खिलाफ जाकर पेपर लीक होने दे या लेटर एंट्री से नौकरियां बांटे, तो पूरा देश उसके खिलाफ एक साथ खड़ा हो जाए। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अगली बार जब कोई नेता या कोई प्रोपेगेंडा चैनल आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने आए, तो उनके उस फर्जी राष्ट्रवाद से डरना मत। उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछना कि हमने इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना वोट दिया है, तुमने हमारे रोजगार और हमारी शिक्षा के लिए क्या किया? क्योंकि जो युवा अपने हक, अपने रोजगार और बाबा साहेब के संविधान के लिए लड़ रहा है, डॉक्टर अंबेडकर की नज़र में वही इस देश का सबसे सच्चा और सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है। साथियों, हमने बाबा साहब के संघर्षों की बात की, उनके बनाए संविधान की बात की और उनके अधिकारों की बात की, जो आज हम और आप भोग रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का एक ऐसा किस्सा सुनाता हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे न खड़े हो जाएं। अगर आपकी आंखें नम ना हो जाएं, तो समझ लेना कि आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। तारीख थी 18 मार्च 1956, जगह थी आगरा। बाबा साहब बहुत बीमार थे, उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। वो आगरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने गए थे। उस दिन मंच पर बोलते बोलते अचानक उनकी शेर आंखें नम होने लगीं। वो इंसान जिसने दुनिया के सबसे बड़े बड़े विद्वानों को अपने तर्कों से हरा दिया था, जिसने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, वो इंसान उस दिन मंच पर बहुत भावुक हो गया। बाबा साहब ने वास्तव में उस दिन भरे मन से कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। उनका दर्द यह था कि समाज के जो लोग आरक्षण और संघर्ष की बदौलत सरकारी नौकरियों और ऊंचे पदों पर पहुंचे, उन्होंने अपने उन भाइयों की सुध नहीं ली जो अभी भी गरीबी और छुआछूत की दलदल में फंसे थे। वे चाहते थे कि शिक्षित वर्ग समाज के लिए बैक टू द सोसाइटी की भावना से काम करे, लेकिन कई लोग केवल अपने परिवार और कैरियर तक सीमित रह गए। जरा आज के इस भारत में झांक कर देखिए, आज बाबा साहेब की वो बात कितनी सच साबित हो रही है। आज जब हमारे शोषित समाज का, किसी पिछड़े का, दलित का या किसी गरीब का बेटा पढ़ लिख कर क्लर्क बन जाता है, अफसर बन जाता है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों का पैकेज ले लेता है, तो वो सबसे पहला काम क्या करता है? वो अपना गांव छोड़ देता है। वो अपने उस गरीब रिश्तेदार से बात करना बंद कर देता है जो आज भी झोपड़ियों में रह रहे हैं। वो शहरों में जाकर एक एलीट क्लास का हिस्सा बन जाता है और अपनी पहचान तक छिपाने लगता है। उसे लगता है कि ये नौकरी, ये रुतबा उसे सिर्फ उसकी मेहनत से मिला है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बहुत से होनहार लोगों को बहुत कुछ अपनी मेहनत के दम पर मिलता है, पर ऐसे लोग जिनकी सफलता में कहीं ना कहीं अंबेडकर जी का हाथ, वे लोग अब कैसे अपने लोगों को भूल जाते हैं? जिनकी सफलता में कहीं ना कहीं अंबेडकर जी का हाथ है, वो लोग कैसे अपने लोगों को भूल जाते हैं? वो लोग कैसे भूल जाते हैं कि उनकी कुर्सी के पीछे, उनकी डिग्री के पीछे उस इंसान बाबा साहेब के चार चार बच्चों की लाशें बिछी हुई हैं? जब तुम एसी के कमरों में बैठकर अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हो, तो भूल जाते हो कि वो कामयाबी उस संविधान की बदौलत है जिसे लिखने के लिए उस इंसान ने अपनी जवानी और अपना जीवन जला दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी का मंत्र दिया था, यानी समाज ने तुम्हें जो दिया है
उसे सूद समेत समाज को वापस लौटाओ। अगर तुम एक अफसर बन गए हो तो अपने गांव के 10 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाओ। अगर तुम वकील बन गए हो तो किसी ऐसे गरीब का केस मुफ्त में लड़ो जिसके पास न्याय के लिए पैसे नहीं है। अगर तुम डॉक्टर हो तो हफ्ते में एक दिन गरीबों की बस्तियों में जाकर मुफ्त इलाज करो। बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस कारवा संघर्ष को बहुत मुश्किलों से यहाँ तक लाया हूँ। अगर मेरे लोग इसे आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम इसे पीछे मत जाने देना। इसलिए साथियों, सिर्फ अपनी नौकरी और अपने मकान के लिए मत जीना। जिस दिन तुम अपनी कामयाबी को अपने समाज की, अपने आखिरी पायदान पर खड़े भाई की कामयाबी बना दोगे, उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर के उन आंसुओं का असली कर्ज अदा होगा। और एक बात ऊंची और बड़ी जाति का घमंड रखने वाले सभी से कहना चाहूंगा कि अगर इस धरती पर इंसान के रूप में जन्म लिया है तो एक इंसान बनकर जीना, क्योंकि दोस्त यह दुनिया बहुत प्यारी है और तुम्हारी सोच से न जाने कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। यदि आप एक इंसान हैं तो सामने वाले को भी एक इंसान समझकर उसके साथ बर्ताव करना, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, पेशे से आता हो। तो शायद तुमसे अच्छा, बेहतर और खुश इंसान कोई नहीं हो सकता। दुष्यंत जी ने लिखा था, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक और लाइन है कि ये बेड़ियां जो जहन में है इन्हें तोड़ना ही होगा, इस खोखले निजाम को अब झकझोरना ही होगा। संविधान की है कसम और कलम की है ये धार, हमें अपना हक इस सत्ता से छीनना ही होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।